हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को पॉलिटी की क्लास नंबर 7 में, जहां पे हम लोगों ने कवर करने वाले हैं भारतीय नागरिकता। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट क्लास के 6 में पढ़ाए थे आपको कि भारतीय नागरिकता जो है वो किस तरीका से आपका जो है वो आती है। जैसे कि पार्ट 2 में है, और आपका जो अनुच्छेद जो है वो 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में कुछ लिखी गई बात है। ये जो आपका 7 है, क्लास नंबर 7 है, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन के तौर पे मैं बोलना आपको चाहता हूँ कि भारत में नागरिकता जो है वो एकल नागरिकता है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप है, जो कि आपका आर्टिकल 11 के तहत संसद को कानून बनाने का अधिकार है। मतलब कि आर्टिकल 11 के तहत जो है वो संसद जो है वो नागरिकता के मामले में कानून बना सकती है। ऐसा आर्टिकल 11 में कही गई बात है। बाकी उसके बारे में और भी हम बात करते हैं कि आपका जो है वो भारतीय भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में जो है वो संशोधन करके के उसमें कई सारे संशोधन किए गए। लगभग 7 बार संशोधन किए थे। 1955 है, 1906, 1900, उसके बाद 55 के बाद 86 आती है, उसके बाद 92, फिर 2003, 2005, 2015 और उसके बाद 2019 आती है। मैंने आपको बताया था कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपके पास है जो 5 प्रकार है। 5 पहला तो है जन्म के आधार पर। अगर मतलब कि जन्म के आधार पर अभी आप क्या कर देते हैं, नागरिकता, भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति की जन्म होती है 26 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1950 के बाद होती है, 26 जनवरी के दिन होती है, तो इस मॉडल पर आपकी जो है वो भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये होती है जन्म के आधार पर। लेकिन इसमें बहुत सारा धांधली होती है, जिसके बाद जो होती है वो आपका एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, यानी कि संसद की तरफ से एक जो है वो संशोधन अमेंडमेंट हो जाती है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1986 होती है, जिसमें बच्चे के जन्म के समय पेरेंट्स को कोई एक भारतीय नागरिक हो, ऐसा मतलब कहा जाता है। जिसके बाद जन्म के आधार पर हम लोगों ने बताया था। दूसरी जो होती है आपका वंशानुगत, यानी कि वंश परंपरा के आधार पर भी आपको नागरिकता मिल जाती है। जैसे मैं अगर बताऊं कि किसी व्यक्ति या पर्सन को भारत से बाहर, यानी कि 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद हुआ हो, तो उसके आधार पर भी आपकी जो माता पिता में से कोई अगर एक भारतीय है, तो उसके आधार पर भी आपको जो है वो भारत की नागरिकता दी जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जो कह रहा है वो 5 प्रकार में सेकंड नंबर पर, ये जो कि वंश के आधार पर आपको नागरिकता दी जाएगी, उसके आधार पर ऐसा बोला जाता है कि हाँ, अगर किसी व्यक्ति की किसी पर्सन की जो भारत भारत से बाहर अगर जन्म हुआ हो 26 जनवरी या 26 जनवरी 1950 के दिन, या उसके बाद हुआ हो, तो ऐसे में उसके माता पिता, मतलब उसके पेरेंट्स में से कोई जो है वो कोई जो कोई जो एक है वो उसके लिए आपको जो है वो कोई जो एक है वो भारत की नागरिकता है, तो ऐसे में भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसमें भी कई सारे धांधली होने लगते हैं। तब उसके बाद है जो आपका संसद, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका संसद की तरफ से आ जाती है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 आती है, जिसमें ये कहा जाता है कि नहीं, उसके पिता की जगह पर अगर उनकी जो माता भी रहेगा, 1992 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत कहा जाता है कि अगर उनकी माता भी रहेगा, तो पर भी आपकी जो है वो भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक एक्ट लाता है। कब लाता है? तो आपका 3 दिसंबर 2004 को, जिसमें कहता है कि भारत के बाहर अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, अगर उसमें बहुत सारा धांधली होने लगता है, क्योंकि बाहर बाहर जो है वो नागरिकता, मतलब जैसे कि बच्चे के जन्म पर है तो माता पिता को रहना जरूरी है, लेकिन उसके बाद 1992 एक्ट में कहा जाता है। लेकिन उसके बाद 3 दिसंबर 2004 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आती है, जिसमें होती है कि भारत के बाहर अगर किसी बच्चा को जन्म हुआ है, तब उसको 1 साल के अंदर, यानी कि रजिस्ट्रेशन विथ इन एक साल, यानी कि 1 साल के अंदर में जो है वो 1 वर्ष के अंदर जो है वो भारतीय वाणिज्य दूतावास, यानी कि आपका जो इंडियन कंट्रीज में आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो इस तरीके से है वो उसको सुधार कर दिया जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर हमारे पास क्या था? तो उसके बाद तीसरा नंबर पंजीकरण, यानी कि वाई रजिस्ट्रेशन, यानी कि उसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं किताबी भाषा में कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है और वह पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, पंजीकरण प्राप्त करना चाहता है, तो उसके बाद है पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति व्यक्ति को इसके लिए नियुक्त द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इसके लिए नियुक्त प्राधिकारी में समक्ष विहित प्रारूप में आवेदन करना होता है। ऐसे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रहो,
मतलब जो है जो मतलब कि भारत की नागरिकता लेने के लिए इच्छुक है, तो इसके पहले जो था वो आपका 6 माह था, लेकिन अब जो चेंज कर दिया गया वो आपका 5 वर्ष कर दिया गया। और फिर जो कर दिया गया, अब जो प्रस्तावना किया गया है कि आपको 7 वर्ष रहेगा, लेकिन अब जो है वो दोनों को मर्ज कर दिया है, कहता है कि 5 से आपको 7 वर्ष जो है वो भारत में आपको रहना होगा, तब आपको जो है वो आपका क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 5 से 7 वर्ष जो है वो आपको भारत में रहना पड़ेगा, तब आपकी जो है वो भारत की नागरिकता मिल जाएगी, वही रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में हमारा आता है कि जो है वो विदेशी महिला जो भारतीय प्रारूप से विवाहित कर लिए हैं, उनको भी नागरिकता दिया जाएगी। और उसके बाद भारतीय भारतीय राजनयिकों के बच्चे, जैसे कि भारतीय राजनयिकों के मतलब जैसे कि जैसे मान लीजिए मैं कोई काम कर, जैसे मान लीजिए मुझे दूतावास में अगर जॉब लग गया, और दूतावास में अगर जॉब लग गया, तो मान लीजिए मैं जो रह रहा हूँ वो बाहर रह रहा हूँ, तो मेरा फैमिली बाहर ही रहेगा, और बाहर में मेरे जन्म हो जाएगा, मेरे बच्चे का जन्म हो जाएगा, तो उसको जो है वो उसको क्या करवाना पड़ेगा, तो उसको भी ये पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके आधार पर भी यानी कि जो आपको है नागरिकता दिया जाएगा। उसके बाद चौथा जो मैंने आपको बताया था कि देशीयकरण, यानी कि 6 माह या तो फिर 5 मार्च, मतलब कोई विदेशी व्यक्ति जैसे भारतीय नागरिकता लेना चाहता है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसको 7 से 10 वर्ष जो है वो भारत में निवास करना पड़ेगा। और प्रस्ताव में अभी जो किया गया है कि 10 साल तो उसको रहना ही रहना है, और 1 साल जो है वो उसको लगातार भारत में रहना होगा, तब जो है वो भारत की नागरिकता दी जाएगी। इतनी बात मैंने पढ़ लिया था जी, आप कहेंगे बिल्कुल। अब जो हमारी आती है वो नेक्स्ट आती है, आप भूमि अर्जन, यानी कि 5 नंबर में आती है भूमि अर्जन से। भूमि अर्जन से मैंने आपको बताया था कि भूमि अर्जन से जो है मतलब इसको कह सकते हैं कि वाई एक्विजिशन ऑफ लैंड, यानी कि कहने का मतलब है कि जब किसी अगर कोई जब किसी आपका बाहरी क्षेत्र, मतलब कोई भी आपका बाहरी क्षेत्र है, और भारत जो है वो उस बाहरी क्षेत्र पर कब्जा कर लेती है, और कब्जा करके भारत के हिस्से में मतलब कि इंडियन टेरिटरी में उसको शामिल कर लिया जाता है, और तब इंडियन टेरिटरी में अगर शामिल हो जाती है, तब उस पर रहने वाले लोग की भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगी, मतलब स्वतः ही मिल जाएगी। ऐसा इन्होंने भूमि अर्जन की बात में कही गई है। अच्छा, इतनी बात हो गई समझ में जी, इतनी बात आप कहेंगे। जैसे कि मैं अगर इसकी एग्जांपल दूं, तो 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 में होती है, जिसमें कि क्या किया था कि भारत जो है वो बांग्लादेश को, भारत जो है वो किसको, तो आप कहेंगे भारत जो है वो आपका बांग्लादेश को 111 क्षेत्र को दान में दे देता है, मतलब 111 क्षेत्र को दे देता है, और वापस से जो वो रिटर्न में देता है 51 क्षेत्र देता है। तो 51 क्षेत्र तो पूरे वो तो था पश्चिम बंगाल का था, मतलब उसका था, बांग्लादेश का था, तो उस पर रहने वाले लोगों के भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगी, ऐसा भूमि सुधार में कहा गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया जी, आप कहेंगे बिल्कुल। अब जो हमारी आती है कि नागरिकता की अंत कैसे हो सकती है, नागरिकता की अंत कैसे हो सकती है, द एवोल्यूशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता का अंत कैसे हो सकती है। अब इसके लिए 2-3 पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखनी है। जैसे किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर, जैसे कि भारत में जो है वो एकल नागरिकता है, अगर आप किसी दूसरे देश की अगर नागरिकता को ग्रहण करते हैं, तो आपकी जो है वो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। एंड एन एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ द अनदर कंट्री की सिटीजनशिप लेने पर आपकी जो है वो भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। सेकंड पॉइंट जो हमारी आती है वो आती है नागरिकता पर, नागरिकता का त्याग करने पर। नागरिकता आप अपनी इच्छा के अनुसार कि मैं जो है वो नागरिकता यहाँ की त्याग करना चाहता हूँ, तो आप नागरिकता को त्याग कर सकते हैं, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो आप रखे हुए हैं, आप चाहें तो इसको कैंसिल आउट करवा सकते हैं, यानी कि आपका ये कह सकते हैं कि रिन्यूसिएशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि आप जो है वो अपनी स्वेच्छा के अनुसार भारत की नागरिकता को त्याग कर सकते हैं। तीसरा चीज जो आती है कि सरकार द्वारा नागरिकता वंचित करने पर, यानी कि सरकार जो है वो आपकी नागरिकता बंद कर सकती है, यानी कि डिप्रिसिएशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ बाय गवर्नमेंट, इस तरीके से होती है। तो यानी कि आप जो है वो सरकार द्वारा भी नागरिकता वंचित कर सकती है। जैसे मान लीजिए नागरिकता ये वंचित कैसे कर सकती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नागरिकता कैसे बंद कर सकती है, मतलब कैसे नागरिकता आपकी समाप्त हो जाती है। यूँ मान लीजिए कोई देश, मान लिया आपकी भारत देश है, मतलब हमारे देश भारत है, और वो जो है वो किसी देश से झगड़ा कर लेती है, और आप जो है वो इनमी स्टेट का, इनमी आपका जो है वो कंट्री, इनमी देश का जो है आप सपोर्ट कर रहे हैं, इनमी देश का सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी जो है वो नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, आपको एक देशद्रोही के रूप में घोषित कर दिया जाएगा।
इस बात से आप समाप्त आपकी जो है वो नागरिकता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जैसे मैं अगर बताऊं आपको, तो जैसे मान लीजिए इंडिया और आपकी पाकिस्तान की कोई मैच होती है और उसमें जो है वो आपका पाकिस्तान जो है वो जीत जाती है और आप जो इंडिया की हैं और इंडिया में जो है वो आप इंडिया में होते हुए भी पाकिस्तान की जश्न मना रहे हैं, तो ऐसे में आपको देशद्रोही की ठप्पा लग जाएगी और इंडिया की नागरिकता आपको खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल। दूसरी चीज है गलत तरीके से प्राप्त, गलत तरीके से आपका भारत की नागरिकता ले लिए हैं, गलत तरीके से भारत की नागरिकता ले ली है और जांच में ये पता चलता है कि आपकी नागरिकता जो है वो गलत तरीके से ली गई है, तो ऐसे में भी आपकी नागरिकता से, भारत की नागरिकता से वंचित कर दी जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज जो आती है हमारी, उसके बाद आती है कि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए रजिस्ट्रेशन या तो फिर नेचुरलाइजेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता ले ली है और 5 वर्ष के अंदर अंदर जिस देश से वो लेकर के आई है उस देश के द्वारा 2 वर्ष के अंदर अंदर उसके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई कर दी जाती है जिसकी वजह से वो जेल चली जाती है, तो ऐसे में भी आपकी जो है वो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इतनी बात समझ में आया जी? आप कहेंगे बिल्कुल। चलिए, उसके बाद हम लोग जो पढ़ते हैं वो आपका पढ़ते हैं नागरिकता से संबंधित उपबंध। क्या पढ़ते हैं? नागरिकता से संबंधित उपबंध पढ़ते हैं, यानी कि प्रोविंस, यानी क्या लिखा हुआ है आपका प्रोविजंस ऑफ रिलेट रिलेट्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप। अब जो है वो हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल। अब जो आर्टिकल 5 में क्या कही गई है, आर्टिकल 5 में कहेंगे संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का प्रारंभ पर नागरिकता कहने का मतलब है कि अगर 26 जनवरी 1950 से अगर आप पहले से रह रहे हैं, मतलब 26 जनवरी 1950 से अगर पहले से ले रहे हैं, तो संविधान की कहने का मतलब ये है कि संविधान के जो है वो आपका क्या इसको कह सकते हैं, संविधान की जो आपका जो है वो प्रारंभ से आपकी जो है वो नागरिकता मिलेगी। उसके बाद में छठा जो कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, यानी कि राइट टू सिटीजनशिप ऑफ द सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेट्स टू माइग्रेट्स टू वो आपका इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को भी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन इसमें कुछ शर्तें लगी है कि आपका 19 जुलाई 1948 के तहत 19 जुलाई 1948 के तहत जो परमिट हुआ है, यानी कि एग्रीमेंट हुआ यानी कि अनुज्ञा पत्र के साथ आया है, उसको जो है वो भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी कहने का मतलब ओवरऑल ये मतलब हुआ कि 19 जुलाई 1948 के बाद 19 जुलाई 1948 के बाद या तो फिर 26 जनवरी 1950 के पहले, इन दोनों के बीच में अगर जो है वो आप भारत आते हैं तो आपकी जो है वो आपका क्या कहेंगे, आपकी जो है वो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इतनी बात समझ में आया जी? आप कहेंगे बिल्कुल। चलिए, अगला नंबर हमारे पास है, क्या था अगला नंबर है आर्टिकल नंबर 7 है। 7 क्या कहता है जी? तो ठीक उसका उल्टा कहता है, भारत से पाकिस्तान आने भारत से पाकिस्तान आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, यानी कि राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेट्स टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, यानी कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति को नागरिकता के अधिकार में भी आपका आर्टिकल 7 में बात की गई है। और मैंने आपको बताया था कि 5 से 11 तक जो है वो आपके नागरिकता के बारे में बात चलती है। 8 नंबर में कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता अधिनियम के मामले में बताया गया। उसके बाद आती है 9 नंबर, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये ऐसी जो है वो आर्टिकल 9 में कही गई है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करती है तो उसकी जो है वो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये आज कही गई है आर्टिकल नंबर 9 में। उसके बाद में हमारे पास आती है 10।
अब 10 में कहा गया किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय कानून बनाकर ही छीनी जा सकती है। आपकी जो है वो कोई अगर कांड मान लीजिए करते हैं तो आपकी नागरिकता जो है वो ऐसे नहीं छीना जाएगा। इसके लिए आपको जो है वो एक जो है वो संसदीय कानून बनाया जाएगा। मतलब पहले पहले तो आपका होगा पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री आपका बनेगा, उसके बाद में संसदीय कानूनी के तौर पर उसको कार्रवाई किया जाएगा, उसके बाद जो है वो आपकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, कुछ इस तरीके से। और 10 के बाद 11 मैंने आपको बता ही दिया था कि जो वो नागरिकता के मामले में जो कोई भी है कानून बना सकती है तो आपका संसद बना सकती है। अब जो आती है दोस्त, अब आती है दोहरी, यानी कि यहाँ देख लेते कहाँ तक, यहाँ अब जो है वो दोहरी नागरिकता आती है, मतलब कि अब जो है वो आप दोहरी नागरिकता ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? अब देखिएगा, सुनिएगा। एक तो होती है ओसीआई, होती है दोहरी नागरिकता के मामले में अगर मैं बात करूँ तो एम एल सिंधवी के सिफारिश पर दिसंबर 2003 को ये रिकमेंडेशन होती है। और एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 अक्टूबर अक्टूबर 2003 में होती है, जो कि आप जो है वो ओसीआई कार्ड लेकर के आप दोहरी नागरिकता ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? दोहरी नागरिकता ले सकती हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे भारतीय मूल के लोग जो दूसरे देश में बसे हैं और उन्हें जो है वो मतलब कि जो है वो भारत की नागरिकता चाहिए, तो ओसीआई कार्ड लेकर के आप जो है वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए, कल्पना चावला को देख लीजिए। कल्पना चावला कहाँ की थी? तो आप कहेंगे करनाल की थी। और करनाल की थी, और वो थी कहाँ की? तो मूल निवासी थी आपका भारत की, लेकिन उनके पास जो था वो अमेरिका अमेरिका के उसके पास नागरिकता थी। तो ऐसे में आप ले सकते हैं, यानी कि दोहरी नागरिकता जो है वो आप ले सकते हैं 2003 में 2015 से। तो अब जो है वो दोहरी नागरिकता मिल जाएगी किसके सिफारिश पर? तो आप कहेंगे एल एम एम एल सिंधवी के सिफारिश पर आप जो है वो एक रिकमेंडेशन होती है, एक जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000 अक्टूबर 2003 में आती है, जिसमें कि आप दो दोहरी नागरिकता को ले सकते हैं। और आप ले सकते, कौन कौन ले सकता है जी? आप कहेंगे 16 देश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अच्छा, आप कहेंगे 16 नागरिकता कौन कौन है जी? आप कहेंगे 16 नागरिकता कौन कौन है? तो 16 में आपको बताऊं तो 16 में आपके शामिल कौन कौन है? आपको ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है, फ्रांसिस है, उसके बाद में जर्मनी है, उसके बाद में आपका है साइप्रस है, आपका इटली है, फिनलैंड है, आयरलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क, नीदरलैंड है, और आपका यूनान है। इन देशों में रहने वाले भारतीय लोगों को बिना बिना पासपोर्ट को बिना पासपोर्ट को आपके आने जाने की सुविधा मिल जाएगी। लेकिन इसका जो है वो एक जो है वो आपका घाटा क्या है? एक शर्त क्या है कि आपको जो है वो 16 मतलब कि 16वां जो आर्टिकल में कही गई उसका अधिकार जो है वो आपका नहीं मिलेगा। और भारत में आने जाने की आपकी जो है वो भारत में आने जाने की जो है वो सुविधा, यानी कि वीजा की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको कोई भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। चलिए, अब जो हम लोग चलते हैं वो आगे चलते हैं। अब जो है वो आपका आती है कि भारतीय मूल के व्यक्ति जो है वो, यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति को तीन टाइप्स में बांटा गया है। कितने में? तीन टाइप्स में। एक तो है एनआरआई, यानी कि एनआरआई का मतलब होती है, यानी कि होती है नॉन नॉन रेजिमेंट इंडियंस नॉन रेजिमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अनिवासी भारतीय इसका मतलब होती है। एन आर आई का मतलब होती है अनिवासी भारतीय होती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया में कम रहते हैं, मतलब इधर उधर जाते घूमते हैं, तो आप जो है वो एन आर आई मतलब कि अनिवासी भारतीय हैं, यानी कि क्या है? अनिवासी भारतीय हैं। उसके बाद हमारे जो आते हैं वो आते हैं आपका जो है, फिर आते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी कि दूसरा जो आते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन और रीजन आती है। तीसरा जो आती है
सीमा पारीय नागरिक, यानी कि आपका जो होती है वो आपका भारत के परिमापीय नागरिक होती है। इन तीनों के मामले में अगर मैं आपको बताऊं तो इन तीनों के मामले में आपका जो है कि आपका जो है वो अनिवासी प्रवासी कब होंगे। अनिवासी जब 182 दिन आप भारत से अगर बाहर रहते हैं, अगर 182 दिन अगर आप भारत से बाहर रहते हैं, तब आपकी जो है वो एनआरआई के तहत आप आ जाते हैं। अब जो आती है वो ना, इसमें जो होती है वो 2015 में एक जो है वो संशोधन होती है। 2015 में यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2015 में एक संशोधन होती है कि आपका पीओआई कार्ड और आपका ओसीआई कार्ड, जो मिस्र दोनों जो कार्ड है, वो आपका क्या किया जाएगा, तो आप कहेंगे ये जो आपका 2015 के बाद आपको जो है वो ओसीआई कार्ड के तहत आपका मान्यता मिलेगा, पीआईओ के तहत जो है आपका कार्ड नहीं मिलेगा। इतनी बात समझ में आया जी? इतनी बात समझ में आया? आप कहेंगे बिल्कुल। चलिए, अब जो हम लोग चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। जो आपका है वो आपका जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, ये चिराग बैच था और नागरिकता सर पढ़ाए थे 15/11/2022 को 11 AM में। और फिर जो है इसमें आंसर हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपका इसमें आंसर कौन होगा? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलने का अधिकार किसको है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? तो वो किसको है? संसद को है। मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर शायद करके 2 में मैंने आपको बताया था कि 2 में बताया था कि आपको 2 में बताया था कि आप 2 में या 2 में ही तो बताया था कि संसद के अधिकार है नए राज्य या संघ में प्रवेश कर सकता है। जैसे कि 35वां संविधान संशोधन 1974 में क्या कर देता है कि 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1974 में अनुच्छेद आर्टिकल में 2A को जोड़ा जाता है और सिक्किम को एक सह राज्य यानी कि एसोसिएटिक स्टेट के रूप में उसको दर्जा मिलती है। और 36वां संविधान संशोधन 1975 में क्या कर लिया जाता है, सिक्किम को एक जो है वो पूर्ण राज्य के रूप में दर्ज कराया जाता है और भारत में शामिल कर लिया जाता है। तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर संसद हो जाएगा। अगला नंबर है, कहता है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? आप कहेंगे 1956 में हुआ था। कब हुआ था जी? आप कहेंगे कि जो हुआ था वो 1956 में हुआ था। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको हाल ही में बताया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो होती है, वो राज्य पुनर्गठन आयोग जो होती है वो कब होते थे? आप कहेंगे 1956 में होते। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कुछ इस तरह, इस टाइप के कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो होती है वो 1956 में होती है, जिसको हम लोग जो है वो डॉक्टर फजल अली आयोग भी कहते हैं। और कब होती है राज्य पुनर्गठन आयोग जो होती है वो आपका होती है जाकर के 1956 में होती है। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग संस्तुति के आधार राज्यों का पुनर्गठन जो होती है वो 1956 में होती है। मैंने आपको बताया, जिसमें कि 22 दिसंबर 1953 में होती है फजल अली आयोग बनती है। उसके बाद उसमें जो अध्यक्ष होती है वो आपका डॉक्टर फजल अली होती है और अन्य 2 सदस्य होते हैं के एम पानिकर होती है और एम कुंजरू होते हैं 30 दिसंबर 1955 को। ये बात मैंने आपको बताया था। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलिए, अगला नंबर है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो आंध्र प्रदेश जो है भाषाई रूप में जो गठन किया गया था आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश जो है वो कब किया गया था? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश जो है वो गठन किया गया था 1900 कब किया गया था? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश जो गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश जो गठन किया गया था वो 1953 में किया गया था। 1953 में किया गया था। 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो किस राज्य का गठन हुआ था? ये क्वेश्चन रिपीट है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है सिक्किम भारत का एक सह राज्य बना था। तो मैंने आपको बताया कि सिक्किम जो है वो 35वां संविधान संशोधन 1904
1974 के तहत आर्टिकल में 2A को, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2A को 35वां संविधान से 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 के तहत 2A को जोड़ा जाता है, और सिक्किम को एक सह राज्य यानी कि एशियाटिक स्टेट के रूप में दर्जा दी जाती है, और 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत क्या कर लिया जाता है, उसके पूर्ण राज्य की के रूप में भारत में शामिल कर लिया जाता है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? तो मैं आपको बताऊं कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है, तो किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है, तो किस देश में, तो आप कहेंगे वो जो है वो आपका अमेरिका में। और वैसे भी आपका ओसीआई कार्ड के माध्यम से दोहरी नागरिकता जो है वो आपको दिया जा रहा है, भारत में भी दिया जा रहा है। तो आपको अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, पहले तो आपका, अगर आप न्यूयॉर्क में रह रहे हैं तो न्यूयॉर्क का लेना पड़ेगा, और न्यूयॉर्क का लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको अमेरिका का लेना पड़ेगा। उसके बाद है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो जन्म के आधार पर मैंने आपको 5 प्रकार के बताया था। जन्म के आधार पर, वंशानुगत का आधार पर, वाह रजिस्ट्रेशन और आपका देशीयकरण द्वारा, और आज क्षेत्र में मिलाने पर आपका भूमि जो है उसके आधार पर। लेकिन इसमें जो गलत है कि भारतीय बैंक में धन जमा करके आप भारत की नागरिकता नहीं बन सकते। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो आपका करता है सिंगल सिटीजनशिप प्रदान करता है। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया? तो इकहरी नागरिकता मैंने आपको बताया था कि इकहरी नागरिकता जो लिया गया, एक एक नागरिकता को परेशान कर रखा था ब्रिटेन ने, एक एक नागरिकता को क्या कर रहा था, एक एक नागरिकता को परेशान कर रहा था, इसलिए हम लोगों ने लिया है, ब्रिटेन से लिया। उसके बाद में निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी? तो त्याग करने पर, पर्यावरण पर, वंचित किए जाने पर, अभी मैंने आपको बताया तीनों की त्याग करने पर, पर्यावसन करने पर, यानी कि माइग्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वंचित किए जाने पर, आपका उपयुक्त में से आपका सही होगा। तो यहाँ पे दोस्त जो है वो आपका कंप्लीट होता है, भारतीय नागरिकता यहाँ पर कंप्लीट होता है क्लास 7 में। इसके बाद मैं आपको क्लास, मतलब ऐसे डेली बाय डेली आपको कराता रहूंगा। और इसकी जो, अगर आप इस क्लास के पीडीएफ की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे सोशल मीडिया टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और आपका जो है वो सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।